Today we'll start this topic called International Capital Budgeting और International Project Appraisal। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग चैप्टर आपने पढ़ा है इंटरमीडिएट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, और यहाँ पर हम उसी टॉपिक का एक्सटेंशन करने वाले हैं। इस चैप्टर में क्या होगा कि कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम तो रहेगा, लेकिन प्रोजेक्ट जो है वो दूसरी कंट्री में हम स्टार्ट करना चाहते हैं। इंडियन कंपनी है, यूएस में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, यूके कंपनी है, ऑस्ट्रेलिया में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है, ठीक है, यूके कंपनी है, अमेरिका में प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहती है। शुड वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री? तो ये इस टॉपिक का थीम है। बेसिक कैपिटल बजटिंग के नियम सभी स्टूडेंट्स को आने चाहिए। तो हम बेसिक जो आपने पढ़ा है, हाउ टू कैलकुलेट एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, और हाउ टू कैलकुलेट आईआरआर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये कुछ जो बेसिक बातें हैं उम्मीद करते हैं ये आपको पता होगा। वैसे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वापस डिस्कस करेंगे ही, लेकिन बिल्कुल जीरो से कैपिटल बजटिंग स्टार्ट करना फिलहाल पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा बहुत उम्मीद है कि आपको बेसिक आइडिया है कैपिटल बजटिंग का। टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपने सीख लिया होगा। नहीं तो कोई बात नहीं, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो फिर से डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्टली अभी हम चलते हैं अपने टॉपिक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल और इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। अब एक थियरी क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ चुका है कि व्हाट आर द वेरियस एस्पेक्ट्स एन इन्वेस्टर शुड टेक इनटू कंसीडरेशन बिफोर इन्वेस्टिंग इन अ फॉरेन कंट्री। इज इट राइट? An investor investing in a foreign country should consider the following points and incorporate them in the NPV model. तो ये क्वेश्चन टिक करना थियरी क्वेश्चन के लिए कि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के स्टार्ट करने के पहले किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 पॉइंट्स लिखे हैं, अगर आपको कुछ और भी एक्स्ट्रा ऐड करना हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। एक तो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। आप जानते हैं हर एक पॉलिटिकल पार्टी की कुछ ना कुछ फिलॉसफी होती है। सम फिलॉसफी में रिलेट टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इन देयर कंट्री। कुछ पॉलिटिकल पार्टी फॉरेन इन्वेस्टमेंट को एक्सेप्ट करती है, वेलकम करती है, प्रमोट करती है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट नहीं करती है। अगर आपको पता हो तो इंडिया में कुछ डेकेड्स पहले, कुछ दशक पहले जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। ओके, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर, चरण सिंह प्राइम मिनिस्टर। तो उस समय उनकी पॉलिसी थी स्वदेशी, ओके, आत्मनिर्भर, जिसको हम आत्मनिर्भर भी कहते हैं, कि वी विल बाई फ्रॉम ओनली इंडिया। ओके, प्रोडक्ट मेड इन इंडिया विल ओनली बी परचेस्ड, फॉरेनर्स को वेलकम नहीं किया जाएगा। उस समय एक कंपनी थी कोका कोला, उन्होंने कोका कोला कंपनी को बंद करवा दिया, वापस उनको भेज दिया यूएस में, ठीक है। केएफसी जो आपको बहुत फेवरेट जॉइंट है जहां पर आप एंजॉय करते हैं केएफसी, उसको बंद करवा दिया। तो बहुत सारी कंट्रीज में पॉलिटिकल पार्टी चेंज होने से हो सकता है कि कंट्री की जो पॉलिसी है रिलेटेड टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट वो चेंज हो जाए। अब ऐसी सिचुएशन में अगर आप एक ऐसी कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं जहां पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, कंटिन्यूसली गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज बदलती है, उनकी फिलॉसफी बदलती है, तो क्या आप वैसे कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहेंगे या नहीं?
तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के पहले आपको सोचना है कि वहाँ पे पॉलिटिकल व्यूज़ क्या है, पॉलिटिकल सर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी है, गवर्नमेंट कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, और उसके हिसाब से क्या होगा कि वहाँ का जो प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया है उसका प्रॉफिटेबिलिटी अफेक्ट हो सकता है। कहीं गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, आपने पैसा लगा लिया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर दिए, उसके बाद वहाँ की गवर्नमेंट ने आपके प्रोडक्ट को बैन कर दिया, आपकी कंपनी को बंद कर दिया, तो आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो फर्स्ट थिंग इज पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। इसलिए कोई भी फॉरेनर जब किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट करता है तो पहले देखता है कि वहाँ पे पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है या नहीं है। अगर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है तो वो नॉर्मली वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। वो देखेगा कि गवर्नमेंट यहाँ पे स्टेबल है कि नहीं। अगर एक बार गवर्नमेंट इलेक्ट होती है तो 5 साल तक वो टिकती है या नहीं। ओके, अगर गवर्नमेंट फ्रीक्वेंटली बदलेगी तो वो सिंपली बोलेगा कि ऐसी कंट्री में हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सेकेंड इज पॉसिबिलिटी ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी। ओके, तो कई बार गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी भी चेंज हो सकती है। पहले था मेक इन इंडिया, फॉरेनर्स को हम बोलेंगे आओ अपना इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। उसके बाद हमने पॉलिसी बोली नहीं, अभी आत्मनिर्भर बनेंगे, हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, खुद ही बनाओ खुद ही इस्तेमाल करो। तो ये क्या हो गया, पॉलिसी चेंज है। तो इससे क्या होगा, एक इन्वेस्टर के दिमाग में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, ठीक है। और उस केस में उसको कोई भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के पहले सोचना चाहिए। तीसरी बात जो हम लगातार पढ़ रहे हैं अपने इस फॉरेक्स चैप्टर में, इस एक्सचेंज रेट। जब भी आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको देखना है कि दोनों कंट्री के बीच का एक्सचेंज रेट क्या है। सेकंड, एक्सचेंज रेट एप्रिशिएट होता है या डिप्रिशिएट हो रहा है। बिकॉज क्या होगा, उसके हिसाब से जो फ्यूचर में कैश फ्लो होगा उसको जब आप होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे, या तो आपको ज्यादा मिल सकता है या कम मिल सकता है। इज इट राइट? तो अगर करेंसी काफी फ्लक्चुएटिंग है तो आपका कैलकुलेशन उस हिसाब से करना है और उसके बाद डिसाइड करना है कि आप इन्वेस्ट करेंगे या नहीं। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैं थोड़ी देर में, जहां पे मैं प्रॉब्लम को 2 बार सॉल्व करूंगा। एक जहां पे करेंसी स्टेबल है और दूसरा जहां करेंसी वोलाटाइल है, बार बार रेट चेंज हो रहा है। तो आप देखना कि कैसे आपका डिसीजन बदल जाता है, ठीक है। तो एक्सचेंज रेट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर which can affect the decision whether to invest in a foreign land or not. Okay, और fourth point is taxation. अब आप एक सपोज इंडियन कंपनी है और आपने यूएस में प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, तो यूएस पे तो आपको टैक्स लगेगा ही, क्योंकि आप वहां पर आपका प्रोजेक्ट है। यूएस की गवर्नमेंट टैक्स करेगी आपको। इंडियन गवर्नमेंट भी हो सकता है उसको टैक्स करे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि जो भी इंडियन कंपनी होगी, जो रेसिडेंट होगा, उसकी पूरी हम ग्लोबल इनकम को टैक्स करेंगे। इज इट राइट? तो दो दो जगह आपको टैक्स भरना पड़ेगा। वहां भी 35% टैक्स रेट भरना पड़ेगा, यहां भी 30% टैक्स भरना पड़ेगा। तो कमाओगे क्या? इसलिए जब भी आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो, पहले दोनों कंट्री की टैक्सेशन को समझो। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया की बहुत सारी कंट्रीज के साथ DTAA है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अदरवाइज क्या होगा, बिजनेस के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो दूसरी कंट्री में जाकर इन्वेस्ट करे, वहां पर भी पहले टैक्स भरो, फिर यहाँ आओ यहाँ पर भी टैक्स भरो, तो आपकी इनकम तो कुछ नहीं बचेगी, आपका मोटिवेशन कुछ नहीं होगा। तो आपको क्या करना, जब आप फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करते हो तो डायरेक्ट टैक्स के लॉस को समझो कि क्या हमें DTA का एडवांटेज मिलेगा, ट्रांसफर प्राइसिंग के नियम समझो, क्या डिडक्शंस मिलेंगे, क्या एग्जम्पशंस मिलेगा, और उसके हिसाब से टैक्सेशन को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि वहां इन्वेस्ट करना है या नहीं। ओके, अदरवाइज क्या होगा कि अगर आपने टैक्सेशन का सही तरह से ध्यान नहीं रखा, कैलकुलेशन किया, आगे बढ़ गए और बाद में पता चला इतना टैक्स भरना पड़ रहा है दो दो कंट्री में, तो जो प्रोजेक्ट पहले वायबल था टैक्स की वजह से अनवायबल हो जाएगा। इसलिए whenever you start a project in a foreign country, understand the taxation system of the two countries, whether there is any DTAA, whether there are exemptions and deductions,
और मैं आपको एक चीज बता दूं कि आने वाले समय में इंटरनेशनल टैक्सेशन का रोल काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज वर्ल्ड इज बिकमिंग अ ग्लोबल इकोनॉमी. सो कंट्रीज कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज आर इन्वेस्टिंग इन इंडिया, इंडियन कंपनीज आर इन्वेस्टिंग अब्रॉड. तो उस केस में हमें ऐसे एक्सपर्ट्स की जरूरत है जिनको इंटरनेशनल टैक्सेशन का बहुत इंपॉर्टेंट ज्ञान है, बहुत अच्छे से ज्ञान है. इंस्टीट्यूट भी इस चीज को समझते हुए उन्होंने सीए फाइनल के ग्रुप 2 में एक इलेक्टिव पेपर भी डाला है, इंटरनेशनल टैक्सेशन फॉर फुल 100 मार्क्स एज अ स्पेशल सब्जेक्ट. जिनको टैक्स में इंटरेस्ट हो वैसे स्टूडेंट्स को इंटरनेशनल टैक्सेशन का सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि इससे आप एक सुपर एक्सपर्ट बनेंगे इंटरनेशनल टैक्स की फील्ड में, जिसकी बहुत डिमांड है और एक बहुत ही चैलेंजिंग प्रोफेशन है, बहुत ही ग्रोइंग प्रोफेशन है और आपके लिए बहुत ही पेइंग प्रोफेशन भी है. ठीक है, तो दैट वाज माय फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ. व्हाट फैक्टर्स टू बी टेकन इनटू कंसीडरेशन बिफोर लोकेटिंग अ प्रोजेक्ट इन अ फॉरेन कंट्री. नेक्स्ट है इंटरनेशनल प्रोजेक्ट अप्रेजल. तो अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स चालू होते हैं. तो बिफोर वी स्टार्ट प्रॉब्लम, पहले थोड़े खेल के नियम समझ लेते हैं. बेसिक कैपिटल बजटिंग के नियम तो एप्लीकेबल होंगे ही, सिर्फ यहाँ पर अभी आपको एक्सचेंज रेट का भी थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है और थोड़ा बहुत टैक्सेशन का एडजस्टमेंट करना पड़ेगा एडवांस क्वेश्चन में, जहाँ पे ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह के नियम रहेंगे. ओके, तो आप पहले थोड़े बेसिक समझ लो. स्टार्ट. इन एनी ओवरसीज इन्वेस्टमेंट 2 कंट्रीज आर इन्वॉल्व. सिंपल सी बात है कि जब भी हम फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करेंगे तो 2 कंट्री इन्वॉल्व हो जाती है, एक होस्ट कंट्री और एक होम कंट्रीज. व्हाट इज होस्ट कंट्री? होस्ट कंट्री मीन्स द कंट्री इन विच इन्वेस्टमेंट इज मेड. होस्ट कंट्री मतलब जहां पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, एंड होम कंट्री मीन्स द कंट्री मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं कि एक इंडियन कंपनी is making investment in USA. Indian company is making investment in USA. Okay, suppose Infosys of India wants to start a software development project in USA. तो यहाँ पे होस्ट कंट्री कौन है और होम कंट्री कौन है? तो USA will be host country, host, and India will be home कंट्री. तो हमें देखना है कि क्या ये इंडियन कंपनी को यूएस में प्रोजेक्ट लोकेट करना चाहिए या नहीं. सो होस्ट कंट्री समझ में आ गया, क्योंकि आगे के कुछ क्वेश्चन में ये वर्ड होस्ट होम आ सकता है. सो होस्ट कंट्री इज द कंट्री वेयर द इन्वेस्टमेंट इज मेड. होम कंट्री इज द कंट्री विच इज मेकिंग द इन्वेस्टमेंट. ओके, तो पहले बताओ कि कैश फ्लो किस करेंसी में जनरेट होगा. कैश फ्लो विल बी जनरेटेड इन द करेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री. ठीक है, अगर मैंने यूएस में प्रोजेक्ट लगाया है तो कैश फ्लो कहाँ जनरेट होगा? यूएस में. यूएस की करेंसी क्या है? डॉलर. और फिर हमें डॉलर को रुपीस में कन्वर्ट करना होगा. सो द नेट कैश फ्लो दैट एन ओवरसीज इन्वेस्टमेंट विल जनरेट आर इन द करेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री. तो इस चीज का ध्यान रखना है कि होस्ट कंट्री क्या है, बिकॉज जो कैश फ्लो है होस्ट कंट्री की करेंसी में पहले जनरेट होगा और बाद में उसको होम कंट्री की करेंसी में हम कन्वर्ट करेंगे. राइट. नेक्स्ट इज वन एग्जांपल. एन इंडियन कंपनी इन्वेस्ट इन यूएसए. ऑलरेडी एग्जांपल मैंने दे दिया है. इंडिया इज होम कंट्री, यूएसए इज होस्ट कंट्री. किस करेंसी में जनरेट होगा आपका कैश फ्लो? द कैश फ्लो विल बी जनरेटेड इन द करेंसी ऑफ होस्ट कंट्री, दैट इज यूएसडी. और यूएसडी को बाद में कौन सी करेंसी में कन्वर्ट करना है? रुपीस में, होम करेंसी में. हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग. सो कोई भी कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम हम एनपीवी द्वारा यूजुअली सॉल्व करते हैं. एनपीवी 2 तरह से निकाल सकते हैं. एनपीवी 2 तरह से निकाल सकते हैं अगर फॉरेन प्रोजेक्ट हो तो. वन इज कॉल्ड होस्ट कंट्री कैश फ्लो अप्रोच and the second is called home currency cash flow approach. तो क्या ध्यान में रखना है? होस्ट कंट्री कैश फ्लो अप्रोच यानी पहले सारा कैश फ्लो
होस्ट कंट्री में होस्ट कंट्री की कैश फ्लो में कैलकुलेट होगा, और बाद में एंड में जब एनपीवी आ जाएगा तो सिर्फ एनपीवी को होम करेंसी में कन्वर्ट करना है। होम करेंसी कैश फ्लो अप्रोच में हम क्या करते हैं, जो कैश फ्लो जब जब जनरेट होगा उसको तब तब होम करेंसी में कन्वर्ट करेंगे और फिर होम करेंसी में एनपीवी निकालेंगे। तो होस्ट कंट्री कैश फ्लो में सारा कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में होता है। बाद में जब एनपीवी एक बार निकल गया, आंसर आ गया, उसको आप होम करेंसी में कन्वर्ट करो। होम करेंसी में जैसे ही कैश फ्लो जनरेट होगा उसको उसी वक्त आपको होम करेंसी में कन्वर्ट करना है और उसके बाद एनपीवी निकालनी है। इन आवर एग्जाम्पल इट कुड बी बेस्ड ऑन यूएस कैश फ्लो और रुपी कैश फ्लो। हमने एक एग्जाम्पल डिस्कस किया, इंडियन कंपनी इन्वेस्ट इन यूएसए। सो आपका कैलकुलेशन पहले या तो पूरा यूएसडी में हो सकता है या फिर यूएसडी को इमीडिएटली रुपी में कन्वर्ट करके रुपी में एनपीवी निकाल सकते हैं। तो इसको हम बोलेंगे होम करेंसी अप्रोच एंड होस्ट करेंसी अप्रोच और फॉरेन करेंसी अप्रोच, राइट। इन होम करेंसी अप्रोच एनपीवी इज द करेंसी ऑफ द होम कंट्री। जैसा कि नाम में ही गुण छुपे हुए हैं, होम कंट्री करेंसी अप्रोच लेंगे तो आपकी एनपीवी होम करेंसी में ही आएगी, और फॉरेन करेंसी अप्रोच लेंगे तो पहले एनपीवी फॉरेन करेंसी में आएगी और बाद में उसको हम एंड में जब सब कैलकुलेशन हो गया तो एनपीवी को हम स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके होम करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तब तक सारा कैलकुलेशन फॉरेन करेंसी में करते रहना, ठीक है। अब हम और उसके अंदर जाते हैं कि होम करेंसी अप्रोच का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। होम करेंसी अप्रोच इज मच इजियर। प्रोजेक्ट कहाँ पे है, यूएसए में है। कैश फ्लो किस करेंसी में ओरिजिनली जनरेट होगा, यूएस डॉलर में। तो हम क्या करेंगे, कैलकुलेट फॉरेन करेंसी कैश फ्लो ईच ईयर। ये या तो क्वेश्चन में दिया रहेगा या कैपिटल बजटिंग में जो आपने सीएफएटी निकालना सीखा था उस तरह से आपको पहले एक वर्किंग करके फॉरेन करेंसी में कैश फ्लो निकालना पड़ सकता है। इज इट राइट? जैसे कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्टली दिया रहेगा द प्रोजेक्ट विल जनरेट $2 million एवरी ईयर। कुछ क्वेश्चन में दिया रहेगा कि प्रॉफिट बिफोर डेप्रीशिएशन एंड टैक्स विल बी 2 million। depreciation will be using straight line method, tax rate will be 30%, calculate first CFAT। तो पहले हम CFAT निकाल लेंगे डॉलर में, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करना है, आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट निकालना है। अभी यहां पर आप देखो यह ईयर 0 और सपोज ये क्वेश्चन है 5 साल का, प्रोजेक्ट की लाइफ 5 इयर्स है, तो आपको एक्सचेंज रेट निकालना होगा कि 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 5 साल के बाद, इस तरह से जितने साल का क्वेश्चन हो उसका एक्सचेंज रेट एस्टिमेट करना है, ठीक है। या तो ये दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में, दिया हुआ है तो फिर वही लेना है, फिर आपको अपना खुद का गणित नहीं लगाना है वहां पे कि कैसे आया, बैठ के 3 घंटा वही चेक कर रहे कैसे आया। अगर दिया हुआ है तो उसे यूज करो, अगर नहीं दिया है तो एक तो हमने इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम पढ़ा है, याद है इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, वहां पर ये फॉर्मूला यूज किया था हमने, 1 + RD अपॉन 1 + RF इक्वल टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट, अगर डायरेक्ट कोट में स्पॉट रेट दिया हो तो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे तब जब आपको रिस्क फ्री रेट इन होम कंट्री दिया हो, रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री दिया हो, और क्वेश्चन में एक वापस पीछे आ जाओ, क्वेश्चन में हमें स्पॉट रेट इन डायरेक्ट कोट दिया हो। अगर इनडायरेक्ट कोट दिया तो उल्टा करना है, स्पॉट रेट अपॉन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट।
एक्सपेक्टेड को हम एफ भी लिख सकते हैं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो मैंने अभी अभी लिखा। अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कोट दिया हो तो, अगर क्वेश्चन में इनडायरेक्ट कोट दिया हो तो, ठीक है। अब यहाँ पे राइट साइड में थोड़ी जगह है। अगर मान लो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम से आंसर नहीं आ रहा है तो यू कैन कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रेट यूजिंग परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम ऑल्सो। तो वहां पर एक सिर्फ नोट लिख दो, नोट वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट expected spot rate using purchasing power parity theorem depending upon the data given। अगर मान लो आपको इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है, इन्फ्लेशन रेट दिया दोनों की कंट्री का, तो आपने परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम में पढ़ा है 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन डोमेस्टिक कंट्री अपॉन 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट इन फॉरेन कंट्री अपॉन एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट फॉर डायरेक्ट कोट, या एस बाई एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट फॉर इनडायरेक्ट कोट। तो ये भी आप वहां पर नोट डाउन कर लीजिए। जब आपको मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी बताया था तो वहां पर लास्ट में जाते जाते लिखा था यूज ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम, और एक पॉइंट था इन इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन में हमें परचेजिंग पावर पैरिटी यूज करके फॉरवर्ड रेट निकालना पड़े या एक्सपेक्टेड रेट इन फ्यूचर निकालना पड़े। तो वापस समझो मैंने क्या कहा, क्योंकि आपका कैश फ्लो फ्यूचर में जनरेट होगा, फॉरेन करेंसी में जनरेट होगा, उसको होम करेंसी में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक्सचेंज रेट चाहिए। उसके लिए या तो क्वेश्चन में एक्सचेंज रेट दिया रहेगा या फिर आपको निकालना पड़ सकता है। अगर आपको निकालना पड़ सकता है तो उस केस में या तो आपको इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम यूज कर सको, वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरम यूज कर सको, वो इंफॉर्मेशन दी जाएगी। या आपको एप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन रेट दिया जाएगा, या ऐसा कह सकते हैं कि स्पॉट रेट आज 70 रुपीज पर डॉलर है, डॉलर विल एप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर। तो हर साल 70 को 5-5% से बढ़ा सकते हैं। या ऐसा दे सकते हैं डॉलर विल डेप्रिशिएट एट द रेट ऑफ 8% एवरी ईयर, तो हर साल उसको 8-8% घटा सकते हैं। कुछ ना कुछ तो आपको हिंट दिया जाएगा जिससे कि आप एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकाल सके। पहली प्रायोरिटी क्वेश्चन को देनी है। क्वेश्चन अगर किसी पर्टिकुलर वे में आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट दे रहा है तो उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। हमारे पास फॉरेन करेंसी कैश फ्लो आ गया, एक्सचेंज रेट आ गया, तो अभी स्टेप नंबर 3 क्या होगा, वी विल कन्वर्ट द फॉरेन करेंसी कैश फ्लो इनटू होम करेंसी कैश फ्लो बाय अप्लाइंग द एक्सचेंज रेट कैलकुलेटेड इन स्टेप नंबर 2। ठीक है, तो पहला स्टेप था फॉरेन करेंसी कैश फ्लो जनरेट करना, दूसरा एक्सचेंज रेट आइडेंटिफाई करना, तीसरा फॉरेन करेंसी को होम करेंसी में कन्वर्ट करना। और उसके बाद ये बिल्कुल एक नॉर्मल कैपिटल बजटिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। देन आइडेंटिफाई होम करेंसी डिस्काउंट रेट, यानी कि आपको होम करेंसी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, सेम रिस्क लेते हैं, तो डिस्काउंट रेट क्या होता है। द डिस्काउंट रेट इज द रिटर्न रिक्वायर्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन होम करेंसी। मान लो एक इक्विवेलेंट रिस्की प्रोजेक्ट अगर हम इंडिया में लगाते हैं तो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न क्या होता, दैट विल बी माई होम करेंसी डिस्काउंट रेट। ओके, और एक बार आपके पास कैश फ्लो आ गया, डिस्काउंट रेट आ गया, तो देर किस बात की, कंप्यूट होम करेंसी एनपीवी। ओके, तो यहां पर ये 5 स्टेप मैंने समराइज किए हैं। स्टेप नंबर 5 के नीचे थोड़ी सी जगह है, क्यों, ताकि आप ये लिख सके। तो ये 5 स्टेप लिख लेना। पहले लिखना फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो पहले कैलकुलेट करेंगे, उसको हम एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या फॉरवर्ड रेट से होम करेंसी कैश फ्लो में कन्वर्ट करेंगे।
ये एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट या तो दिया रहेगा या फिर आप निकाल पाएंगे। होम करेंसी कैश फ्लो में आने के बाद हम उसे होम करेंसी डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, जो कि क्वेश्चन में यूजुअली आपको दिया हुआ रहता है। डिस्काउंट रेट दिया रहेगा और एक बार डिस्काउंट हो गया तो आपका ये होम करेंसी एनपीवी आ गया। उसके बाद डिसीजन का रूल आपको पता है, अगर एनपीवी पॉजिटिव हुआ एक्सेप्ट करेंगे और नेगेटिव हुआ तो रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, फिर कोई होशियार बच्चा पूछेगा कि अगर एनपीवी 0 हुआ तो क्या करेंगे? 0 हुआ तो भी एक्सेप्ट करेंगे, बिकॉज आवर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन अचीव्ड। ओके, आवर टारगेट रेट ऑफ रिटर्न हैज बीन अचीव्ड। तो एक बार वापस याद दिला दूं कि इफ एनपीवी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एक्सेप्ट, इफ एनपीवी इज लेस देन 0 तो आपको क्वेश्चन में एंड में पूछेंगे वो शुड द प्रोजेक्ट बी एक्सेप्टेड, तो आप लिखना एक्सेप्ट इफ एनपीवी इज पॉजिटिव और 0 एंड रिजेक्ट इफ एनपीवी इज नेगेटिव और लेस देन 0। लिख लिया। होम करेंसी अप्रोच था। अब आ जाते हैं फॉरेन करेंसी अप्रोच। यहाँ पे पहले सारा कैलकुलेशन अप टू एनपीवी कैलकुलेशन विल बी इन फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो पहला स्टेप जो है दोनों में सेम होगा, कैलकुलेट कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी फॉर ईच ईयर। क्योंकि फॉरेन करेंसी अप्रोच हो या होम करेंसी अप्रोच हो, स्टेप 1 सेम है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है? कंप्यूट फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट, यानी इस प्रोजेक्ट का डिस्काउंट रेट क्या होगा फॉरेन करेंसी में। डिस्काउंट रेट शुड बी द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। Discount rate should be the risk adjusted discount rate. So foreign currency discount rate is equal to risk free rate plus risk premium. Okay, इसको मैं आपको इसका एक्यूरेट फॉर्मूला लिखाऊंगा। ये अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। एक्यूरेट फॉर्मूला मैं थोड़ी देर बाद लिखाऊंगा। क्या फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट और होम करेंसी डिस्काउंट रेट इक्वल होंगे? जरूरी नहीं है। वेदर फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट या होम करेंसी डिस्काउंट रेट इक्वल होंगे जरूरी नहीं है, क्योंकि रिस्क प्रीमियम ऑफ प्रोजेक्ट विल बी सेम, चाहे इंडिया में लोकेट करो या फॉरेन में, रिस्क प्रीमियम ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी सेम। लेकिन दोनों कंट्री का रिस्क फ्री रेट अलग हो सकता है। इंडिया में रिस्क फ्री रेट भी 8% है, यूएस में 1% है। तो यूएस में इन्वेस्टर की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इंडिया जितनी नहीं होगी, उसकी थोड़ी कम होगी। ठीक है, तो हम फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करेंगे। इट इज जनरली अज्यूम्ड दैट द रिस्क प्रीमियम अटैच्ड टू एनी प्रोजेक्ट, दैट मीन्स प्रोजेक्ट स्पेसिफिक risk premium attached to any project means project specific risk will be same both in domestic country and foreign country। तो इस पूरे फॉर्मूले के पीछे एक अजम्पशन है, रिस्क प्रीमियम रिलेटिंग टू द प्रोजेक्ट इज सेम। तो ब्रैकेट में लिखना प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क इज सेम, लेकिन टाइम वैल्यू तो अलग हो सकता है। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क इज सेम इन टू कंट्रीज। तो ये इस चैप्टर का अजम्पशन है, अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। प्रोजेक्ट स्पेसिफिक रिस्क विल बी सेम, but the required rate of return will be the sum of the risk free rate and the risk premium. Risk premium will be same because it is related to the project. Now in arriving at the discount rate, IRPT will be used. अभी डिस्काउंट रेट हम कैसे निकाल सकते हैं देखना। डिस्काउंट रेट निकालने के लिए 3 मेथड मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आपने कैलकुलेशन सही ढंग से किया तो तीनों मेथड से आंसर भी सेम आता है। एक पहला फॉर्मूला है 1 प्लस कैपिटल आर डी अपॉन 1 प्लस कैपिटल आर एफ, दिख रहा है आपको, इक्वल टू एक्सपेक्टेड रेट, ये शायद बुक में मेथड 2 लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट। तो अब जरा ध्यान से देखना, इस फॉर्मूले में हमें क्या फाइंड आउट करना है पहले वो समझो। वी हैव टू फाइंड दिस नंबर।
ये है डिस्काउंट रेट टू बी यूज्ड इन द फॉरेन प्रोजेक्ट व्हेन फॉरेन करेंसी अप्रोच इज यूज्ड। आरडी क्या है? आरडी इज द रिस्की रेट इन होम कंट्री, या इसको लिखेंगे आरएडीआर, आरएडीआर होम कंट्री, आरएडीआर इन होम कंट्री। और ये आरएफ क्या है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, ये आरएफ रिस्क फ्री रेट नहीं है, कैपिटल आर लिखा है मैंने। इट इज द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री। और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट। और इस इक्वेशन से हमें फाइंड आउट क्या करना है? आरएफ, दैट विल बी द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न अंडर फॉरेन करेंसी अप्रोच। अगेन वो फॉर्मूला आप यूज करेंगे, उसके लिए आपको दोनों कंट्री का इंडिया का आपको रिस्की रेट देना चाहिए, स्पॉट रेट देना चाहिए, फॉरवर्ड रेट देना चाहिए, तब जाकर आईआरपीटी फॉर्मूला यूज हो पाएगा। दूसरा मेथड है ये सिंपल वाला, अल्टरनेटिवली, आपकी बुक में पॉइंट नंबर 3 लिखा हुआ, मेथड 3, अल्टरनेटिवली द फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कैन बी अराइव्ड एट एज फॉलोज 1 प्लस आर डी। अब यहाँ पर मैंने आर छोटा आर लिखा है ताकि ये डिस्टिंग्विश कर सके। दिस इज रिस्क फ्री रेट इन डोमेस्टिक कंट्री अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन डोमेस्टिक कंट्री अपॉन 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री। अभी यहां पर मार्क करना, यू हैव टू फाइंड दिस इन दिस इक्वेशन, फाइंड दिस। ओके, इक्वेशन सॉल्व करके आपको डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री फाइंड आउट करना है। ये बहुत इजी है। अगर आपको डेटा दिया जाएगा कि इंडिया का रिस्क फ्री रेट 6% है, यूएस का रिस्क फ्री रेट 4% है, इंडिया में प्रोजेक्ट की रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 16% है, तो यूएस में क्या होगी? तो बहुत सिंपल, इस इक्वेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस कंटिन्यू। बीच में 1-2 सेकेंड के लिए थोड़ा सा रुक गया था। तो ये मेथड यूज करेंगे जब आपको दोनों कंट्री की रिस्क फ्री रेट दी जाएगी और इंडिया का डिस्काउंट रेट दिया जाएगा, तो फॉरेन कंट्री का डिस्काउंट रेट आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जिस कंट्री का रिस्क फ्री रेट ज़्यादा होगा उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी ज़्यादा होगा, जिस कंट्री का रिस्क फ्री रेट कम होगा उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी कम होगा। रिस्क प्रीमियम सेम है, तो अब डिस्काउंट रेट डिपेंड करता है दोनों कंट्री के रिस्क फ्री रेट पे। तो हाइयर द रिस्क फ्री रेट, हाइयर विल बी द रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। ओके, और एक मेथड है जहां पर हम रिस्क प्रीमियम एडजस्ट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो दिस इज आई विल कॉल मेथड 1। इसमें पहले हम कैलकुलेट करेंगे रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम इज अज्यूम टू बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक। यहां पे लिखना रिस्क प्रीमियम इज अज्यूम टू बी प्रोजेक्ट स्पेसिफिक, नॉट करेंसी स्पेसिफिक। ओके, ये शायद ऊपर भी डिस्कस हो गया है कि रिस्क प्रीमियम ऑफ द प्रोजेक्ट्स will remain same whether in domestic country or home foreign country। तो फॉर्मूला है 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन होम कंट्री, आपकी बुक में लिखा हुआ है, अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन होम कंट्री -1। तो इस फॉर्मूले को यूज करके पहले रिस्क प्रीमियम आ जाएगा और फिर हम क्या करेंगे, जो रिस्क प्रीमियम आया है दैट आई विल लोड टू द फॉरेन करेंसी रिस्क फ्री रेट टू अराइव एट द फॉरेन करेंसी RADR। तो आपकी बुक में लिखा हुआ है RADR इन फॉरेन करेंसी इक्वल टू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री प्लस 1 प्लस रिस्क प्रीमियम एज कैलकुलेटेड इन स्टेप 1 -1। ये आपको अगर ध्यान में हो तो पहले भी ये फॉर्मूला यूज हुआ है। ओके, रिस्क रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए पहले भी स्टेप के फॉर्मूले को हमने यूज किया है। तो 3 फॉर्मूला मैंने आपको बताया जिसके द्वारा आप फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। कौन से 3 फॉर्मूले थे? एक था कि 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन होम कंट्री ले लो अपॉन 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री इक्वल टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट।
इस इक्वेशन में ये मिसिंग है। दूसरा था 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन होम कंट्री, या डी लिख सकते हैं डोमेस्टिक कंट्री, अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री इक्वल टू 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन होम कंट्री अपॉन 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री। यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क, इसको फाइंड आउट करना है, यहाँ पे इसे फाइंड आउट करना है। और तीसरे मेथड में पहले आपको क्या करना है, रिस्क प्रीमियम निकालना है। रिस्क प्रीमियम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन होम कंट्री अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन होम कंट्री -1। तो ये रिस्क प्रीमियम आ गया, और उसके बाद रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री निकाल लेंगे। आपकी बुक से पढ़ता हूं मैं, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन फॉरेन कंट्री इंटू 1 प्लस रिस्क प्रीमियम -1। ये सारी लॉजिक आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में भी सीखा था। तो ये हो गया हमारा फॉरेन करेंसी डिस्काउंटेड। अब खेल इजी है, फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, क्या मिलेगा, फॉरेन करेंसी एनपीवी। इसलिए हम इसको बोलते हैं फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो एनपीवी कैलकुलेशन तक हमने होम करेंसी को यूज ही नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, एनपीवी तो आ गया है, एनपीवी का मतलब प्रेजेंट वैल्यू टुडे, तो उसको हम स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे होम करेंसी में। कन्वर्ट फॉरेन करेंसी एनपीवी इनटू होम करेंसी एनपीवी बाय यूजिंग द स्पॉट रेट। नाउ इन आवर एग्जांपल, अगर हमने फॉरेन कंट्री हमारी यूएस है, तो पहले यूएस के कैश फ्लो को यूएस डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट करेंगे, तो यूएसडी में एनपीवी आएगा, और यूएसडी में एनपीवी को हम स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे तो रुपी एनपीवी आएगा। तो इस पूरी डिस्कशन को हमने 5 स्टेप में समराइज किया है। तो इससे क्या होता है कि स्टूडेंट को एग्जाम के दिन अगर समय कम हो रिवाइज करने के लिए, सिर्फ इस चार्ट को देख लेना। लिखिए, एक आपको थोड़ी सी स्पेस दी गई है बुक में ये डायग्राम बनाने के लिए, जिसमें 5 स्टेप है। पहले लिखो फॉरेन करेंसी कैश फ्लो। फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को हम फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट से कन्वर्ट करेंगे, तो हमें मिलेगा फॉरेन करेंसी एनपीवी। हमें मिलेगा फॉरेन करेंसी एनपीवी। फॉरेन करेंसी एनपीवी को हम स्पॉट रेट से या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे, डिपेंड करता है कि आपको स्पॉट रेट कैसे दिया हुआ है। आपको मिलेगा होम करेंसी। ठीक है, तो डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। क्वेश्चन अगर एग्जाम में स्पेसिफिकली पूछे कि होम करेंसी से सॉल्व करो, तो फिर हम होम करेंसी से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन अगर स्पेसिफिकली पूछे कि फॉरेन करेंसी अप्रोच से सॉल्व करो, तो हम फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज करेंगे। क्वेश्चन अगर साइलेंट हो, तो अगर एग्जाम में टाइम है तो दोनों अप्रोच से, और टाइम नहीं है तो जो भी अप्रोच से आप करेंगे सॉल्व करके नीचे अजम्पशन लिख देना। तो मैंने यहाँ पे कुछ 4 बातें लिखी हैं कि अगर क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व किया जाए तो आंसर अंडर बोथ द अप्रोचेस विल बी द सेम। ओके, ये इंटरेस्टिंग बात है। और एक क्वेश्चन अभी मैं करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ी देर में, जिसमें हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे एक ही क्वेश्चन को, और दोनों में एनपीवी सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टूडेंट का है कि हम क्या करेंगे, एनी ऑफ द 2 अप्रोचेस कैन बी फॉलोड इन द एग्जाम प्रोवाइडेड ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन। ऑल द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इज गिवन मतलब अगर क्वेश्चन में आपको फॉरेन कंट्री का ना तो इन्फ्लेशन दिया है, ना रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट दिया है, तो वैसे क्वेश्चन को फिर फॉरेन करेंसी अप्रोच से सॉल्व कर पाना मुश्किल होगा। तो उस केस में सिर्फ होम करेंसी अप्रोच से ही सॉल्व कर पाएंगे। तो दोनों अप्रोच से सॉल्व तभी हो पाएगा जब डेटा सफिशिएंट हो। डिस्काउंट रेट अंडर बोथ द अप्रोचेस आर डिफरेंट। क्यों? बिकॉज रिस्क फ्री रेट आर डिफरेंट, बिकॉज यूजुअली रिस्क फ्री रेट ऑफ द 2 कंट्रीज विल बी डिफरेंट। तो इसका कारण यहां ब्रैकेट में लिख लो, बिकॉज risk free rate
आर डिफरेंट, रिस्क फ्री रेट इन टू कंट्रीज आर डिफरेंट, उसकी वजह से आपका डिस्काउंट रेट चेंज हो जाता है। और अगर रिस्क फ्री रेट भी सेम हुआ तो फिर दोनों का डिस्काउंट रेट भी सेम होगा। लेकिन फिर इंस्टीट्यूट ऐसा क्वेश्चन देगी नहीं जहां पे दोनों की रिस्क फ्री रेट सेम हो, मजा नहीं आएगा। इफ कैश फ्लोज आर इन रुपी, अगर आपने कैश फ्लो रुपी में कन्वर्ट कर दिया है, देन द डिस्काउंट रेट विल बी द रेट एप्लीकेबल टू इन्वेस्टिंग इन रुपीज। ओके, कैश फ्लो अगर रुपीज में है तो इंडियन डिस्काउंट रेट लगेगा, और अगर कैश फ्लो इज इन फॉरेन करेंसी देन फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट विल बी एप्लीकेबल। और वो कैलकुलेट कैसे करना है वो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा जाए। ये क्वेश्चन एक बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में मैंने देखा सिर्फ और सिर्फ एनपीवी निकालने का भी क्वेश्चन आता है इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग वाले क्वेश्चन में 4 से 5 मार्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 1, एन इंडियन कंपनी प्रपोजेस टू बिल्ड अ रोड इन यूके। क्वेश्चन पढ़ के मुझे लग रहा है कि हंसा जाए थोड़ा, आओ हंसा जाए। क्यों? इंडियन कंपनी प्रपोजेस टू बिल्ड अ रोड इन यूके। अरे भाई, अपने देश में तो पहले रोड बना लो, तुम चले हो यूके में रोड बनाने। चलिए कोई बात नहीं। एट 100 मिलियन पाउंड द फॉलोइंग आर द एंटिसिपेटेड इनफ्लोज। इंडियन कंपनी है होम कंट्री, यूके है होस्ट कंट्री, और अगले 5 साल का कैश फ्लो इन मिलियन डॉलर 10, 20, 30, 40, 50, और इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा इसके लिए आज 100 मिलियन पाउंड। सारे फिगर्स अभी तक मिलियन में थे। स्पॉट रेट इज 75 रुपीज पर पाउंड, रिस्क फ्री रेट इन इंडिया इज 5 एंड यूके 3, और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न रुपी में है या पाउंड में है? क्वेश्चन देखकर बताओ। तो सर आप यहाँ तो कुछ दिया नहीं है, तो इस केस में आपको इस क्वेश्चन को देखते हुए अज्यूम करना है कि द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15% इन होम करेंसी। यानी इंडिया में अगर प्रोजेक्ट लोकेट होता तो हमारी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% होती। तो अगर आप होम करेंसी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट 15% होगा, लेकिन अगर आप फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा इस इंफॉर्मेशन से। ये जो भी इंफॉर्मेशन है इसको आप यूज करके आप फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकाल सकते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डिसाइड क्या डिसाइड करूं? होम करेंसी अप्रोच एंड फॉरेन करेंसी अप्रोच, यानी वेदर वी शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट और नॉट। तो क्या किया जाए? पहले होम करेंसी अप्रोच से सॉल्व कर दें। लिखो ऊपर हेडिंग नोटबुक में, अप्रोच 1 होम करेंसी अप्रोच। होम करेंसी अप्रोच में एक स्टेप 1 था कि कैलकुलेट कैश फ्लो इन फॉरेन कंट्री। ऑलरेडी दिया हुआ ये क्वेश्चन में 10, 20, 30, 40, 50 मिलियन पाउंड। तो एक स्टेप तो मेरा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन में ही। दूसरा था, हमने लिखा था कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एक्सचेंज रेट, वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। क्वेश्चन में सिर्फ स्पॉट रेट दिया हुआ है, दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है। तो दोनों कंट्री का इंटरेस्ट रेट दिया है, स्पॉट रेट दिया है। क्या हम, बोलो जी, क्या हम IRPT यूज कर सकते हैं? यस। सो लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। यूजिंग इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है ये दोनों कंट्री का, स्पॉट रेट दिया हुआ है। तो फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लो, क्या था? 1 + RD अपॉन 1 + RF इक्वल टू F/S। और हमें फाइंड आउट क्या करना है अभी? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। तो फॉरवर्ड रेट अगर मुझे डायरेक्टली निकालना हो तो इक्वेशन को क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूं? एक सेकेंड, इक्वेशन को क्या मैं F = 1 + RD
इंटू एस अपॉन 1 प्लस आर एफ लिख सकते हैं? जी हाँ। इससे क्या होगा कि मुझे बार बार इक्वेशन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन 5 साल का है, तो पहले साल के लिए स्पॉट रेट हम क्वेश्चन में जो 75 दिया हुआ उसको यूज करेंगे। दूसरे साल के लिए ये जो पहले साल का जो फॉरवर्ड रेट आएगा या एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आएगा, ये अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए वो स्पॉट बन जाएगा। फिर तीसरे साल के लिए जो सेकेंड ईयर का जो फॉरवर्ड रेट आया था, वो तीसरे साल के लिए वो स्पॉट रेट बन जाएगा। तो इस तरह से हम 5 कैलकुलेशन करेंगे। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने। अब आपको क्या करना है, एक इसके नीचे टेबल ड्रॉ करना है, इसी के ठीक नीचे एक टेबल ड्रॉ करना है इस तरह से, ईयर, कैलकुलेशन, एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट, ईयर 1। फॉरवर्ड का फॉर्मूला क्या था? 1 प्लस आर डी इंटू स्पॉट रेट अपॉन 1 प्लस आर एफ। तो अब आप देखना, इंडिया में रिस्क फ्री रेट 5% है, यूके में 3% है। तो अपने कैलकुलेटर पे 1.05 डिवाइड बाई 1.03 करो, इक्वल टू करो मेमोरी प्लस। क्या आया? उसको रहने दो वहीं पे, 1.05 डिवाइड बाई 1.03 इक्वल टू मेमोरी प्लस। क्योंकि ये जो नंबर आया 1.019417 समथिंग, ये मुझे बार बार यूज करना ही है, तो बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेमोरी रिकॉल करना और मल्टीप्लाई करना। तो देखना कितना जल्दी होगा। तो आंसर लिखना यहाँ पे 76.46, 76.46 ईयर 2। अभी ईयर 2 में ये 76.46 इंटू मेमोरी रिकॉल करना इक्वल टू प्रेस करना, तो कितना आया? 77.94। इस 77.94 ऑलरेडी है, इंटू मेमोरी रिकॉल करना इक्वल टू करना, तो आंसर तुरंत आ जाएगा। कितना आया? 79.45। उसके बाद इंटू अगेन मेमोरी रिकॉल 80.99 इंटू मेमोरी रिकॉल 82.56। तो ये फास्ट करने का तरीका। ओके, चेक कर लेना एक बार आंसर। आप इसको 2 डिजिट में लिख सकते हैं या 4 डिजिट तक भी लिख सकते थे। रेट समझ में आ गया? तो ये एक बड़ा काम हो गया हमारा एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालने का। अब हम चलते हैं एनपीवी कैलकुलेशन की ओर। तो एक टेबल ड्रॉ करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। फर्स्ट कॉलम ईयर, दूसरा कॉलम कैश फ्लो इन पाउंड, क्योंकि ये आपको ओरिजिनली पाउंड में दिया हुआ है, कैश फ्लो इन पाउंड। तीसरा कॉलम लिखेंगे एक्सचेंज रेट, रुपीस पर जीबीपी, रुपीस पर जीबीपी, कॉलम नंबर 1 2 3। कॉलम नंबर 4 कैश फ्लो इन रुपीस, कैश फ्लो इन रुपीस, कॉलम नंबर 2 इंटू 3। ये पाउंड है, ये रुपीस पर पाउंड है, तो मल्टीप्लाई होगा 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। और डिस्काउंट रेट होम करेंसी का दिया हुआ है 15%, कॉलम नंबर 5। डीसीएफ का मतलब होता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू, और यू कैन राइट प्रेजेंट वैल्यू, कॉलम नंबर 4 इंटू 5। पहले टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, ईयर, कैश फ्लो इन पाउंड, एक्सचेंज रेट, कैश फ्लो इन रुपीस, डिस्काउंट रेट, डीसीएफ। तो ये कितना इजी क्वेश्चन है कैपिटल बजटिंग का। 0 1 2 3 4 5। 0 में क्या लिखना है हमें? इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ईयर 0 में हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 100 मिलियन पाउंड, आउटफ्लो दिखाना है। और उसके बाद 10 20 30 40 50 इनफ्लोज दिखाना है, 10 20 30 40 50 इनफ्लो दिखाना है, राइट। स्पॉट एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 75 आज 0। और उसके बाद ये जो 5 रेट है ना, इसके पहले वाले वर्किंग पे जाओ, वर्किंग नोट 1 पे जाओ,
स्टेप 1 पे जाओ और वो जो 5 रेट आपने अभी कैलकुलेट किए हैं उसको लिख लो। 76.46, 77.54, 79.45, 80.99, 82.56 हो गया। अब ये कैश फ्लो इन पाउंड को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, कैश फ्लो इन रुपीज आ जाएगा। पहला आंसर होगा नेगेटिव, इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो, और उसके बाद ये कैश फ्लो है पॉजिटिव। मल्टीप्लाई करना, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो। 10 इंटू 76.46, 764.60, 20 इंटू 77.54, 1558.80, 2383.50, 3239.60, 4128। राइट। आपको लगता नहीं अभी कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग का एक पहला क्वेश्चन है, ये कैश फ्लो है, ये डिस्काउंट रेट है, ये इसकी एनपीवी निकालनी है। तो डिस्काउंट रेट लिखना स्टार्ट करना मेरे साथ साथ। अगर क्वेश्चन में डिस्काउंट रेट दिया हो तो उसको यूज करना, नहीं दिया तो अपने से कैलकुलेट करेंगे। कैसे? 1 डिवाइड बाई 1.15, 0.8697, अगेन प्रेस इक्वल टू 7561 इक्वल टू 7655 इक्वल टू 5718 इक्वल टू 4972। वेट, फैक्टर लिख लिया हमने। ऑल क्लियर करो पहले कैलकुलेटर में, ऑल क्लियर। मेमोरी चेक करो कि उसमें कुछ बैलेंस तो नहीं। एमआरसी प्रेस करके देखो, 0 आ रहा है, ठीक है। अब ये 7500 इंटू 1 तो 7500 होगा, इसको छोड़ो एक बार। इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल टू और m प्लस भी करना है हमें, ठीक है। स्टार्ट। 764.80 इंटू 0.8697 इक्वल टू m प्लस 664.97, मेमोरी प्लस 1558 इंटू 0.80 इंटू 0.7561 इक्वल टू m प्लस 1178.61, 2383.50 इंटू 0.6575 इक्वल टू m प्लस 1567.15, 3239.60 इंटू 0.5718 इक्वल टू m प्लस 1852.40, 4128 इंटू 0.4972 इक्वल टू m प्लस 2052.44। तो ये जो टोटल आया, एमआरसी प्रेस करना, -7500, एमआरसी -7500। तो अभी आपके कैलकुलेटर पे अप्रोक्सीमेटली 184.43 नेगेटिव दिखेगा। यहाँ पर आप अप्रोक्सीमेटली लिख दो, क्योंकि अगर आपने डिस्काउंटिंग फैक्टर डिफरेंट यूज किया तो आंसर डिफरेंट होगा। अगर आपने एक्सचेंज रेट 4 डिजिट में लिया तो आंसर डिफरेंट हो सकता है। यहाँ पर आपने राउंडिंग ऑफ अलग तरीके से किया है, मान लो सबने राउंड ऑफ ही कर दिया पूरा, तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा। बट लगभग चेक करना कि 184 के आसपास नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो अगर आपका एनपीवी नेगेटिव है, क्वेश्चन ने कहा था डिसाइड, तो क्या डिसाइड करेंगे? एज द एनपीवी इज नेगेटिव, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। एज द एनपीवी इज नेगेटिव, the project should not be accepted because it will reduce investors wealth। नेगेटिव एनपीवी को हम क्यों रिजेक्ट करते हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेस इन्वेस्टर्स वेल्थ, ठीक है। वो इतना अमाउंट कहीं और इन्वेस्ट करता तो 15% रेट ऑफ रिटर्न कमा सकता था। अगर नेगेटिव एनपीवी है मतलब उसका रेट ऑफ रिटर्न 15% से कम है, ठीक है। नेगेटिव एनपी मतलब आपकी डिजायर्ड रिटर्न से कम आपने अर्न किया है, इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये था होम करेंसी अप्रोच। सिर्फ होम करेंसी अप्रोच पूछते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता, लेकिन इन्होंने क्वेश्चन बी में पूछा है फॉरेन करेंसी अप्रोच। लिखना प्यारे बच्चों, अप्रोच नंबर 2,
फॉरेन करेंसी अप्रोच। तो फॉरेन करेंसी अप्रोच में 5 स्टेप थे। पहला था फॉरेन करेंसी कैश फ्लो कैलकुलेट करो, ऑलरेडी किया जा चुका है। दूसरा था फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट कैलकुलेट करो, तो वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए मैं तीनों मेथड से सॉल्व करूंगा। तीनों मेथड से मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि आपका आंसर सेम आएगा। पहला मेथड जो है जिसमें हमें 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन होम कंट्री अपॉन 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री इक्वल टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट। तो एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट तो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो कहां से मिलेगा वो? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिलेगा हमें आईआरपीटी थियरी से, जो ऑलरेडी हमने केस 1 यानी होम करेंसी अप्रोच में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, तो स्टेप 1 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट एट द एंड ऑफ ईयर 1। Calculation of expected spot rate at the end of year 1 in bracket write down as calculated above, rupees 76.46 per pound। ओरिजिनल आंसर में जाके देखना, जहां से आपने आंसर लिखना शुरुआत किया है वहां पे ईयर 1 का एक्सपेक्टेड रेट हमने 76.46 कैलकुलेट किया है कि नहीं? तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि जब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा तो हमें स्पॉट रेट और एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट चाहिए। लिखना स्टेप 2, कैलकुलेशन ऑफ पाउंड डिस्काउंट रेट यूजिंग आईआरपीटी। कैलकुलेशन ऑफ पाउंड डिस्काउंट रेट यूजिंग आईआरपीटी। तो अभी मैं ये इक्वेशन यूज करूंगा आईआरपीटी वाला, 1 प्लस आर डी अपॉन 1 प्लस आर एफ इक्वल टू एफ बाई एस। यहाँ पे मिसिंग फिगर है आर एफ, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन फॉरेन कंट्री। तो मैं इक्वेशन लिखता हूं, आप सॉल्व करो। इंडिया में आपका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट कितना है? 15%। 1 प्लस 0.15 फॉरेन में निकालना है, 1 प्लस आर एफ इक्वल टू 76.46 अपॉन 75। सॉल्व करके ये कैपिटल आर एफ इसको निकालना है। आप सॉल्व कीजिए, 5 सेकेंड में वेट करता हूं। पहला मेथड है आईआरपीटी यूज करके आप निकाल सकते हैं। तो आंसर आएगा 12.80%। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर मान लो ये आपको कम समझ में आ रहा है तो एक और मेथड है मेरे पास। ठीक है, लिखना मेथड 2। मेथड 2, 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन इंडिया अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन यूके इक्वल टू 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन इंडिया अपॉन 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन यूके। तो जिस कंट्री का रिस्क फ्री रेट हाई है उसका रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट भी हाई होगा। अब देखना, इंडिया में रिस्क फ्री रेट है 1.05% है, यूके में 3% है 1.03, यहाँ पे 1.15 अपॉन 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन यूके। तो हमें ये रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन यूके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। 1.05
डिवाइड बाई 1.03 इक्वल टू, तो ये हो गया 1.01947 समथिंग इक्वल टू 1.15 अपॉन 1 प्लस RA DR इन UK। अब मैं इसको ले आऊँगा इस तरफ और इसको ले आता हूँ इधर, तो ये मेरा इक्वेशन अब मुझे 1.15 डिवाइड बाई 1.01947 इक्वल टू, और फिर उसमें से -1 कर देंगे इक्वल टू, फिर इस टू इंटू 100 कर देंगे इक्वल टू, तो 12.8% आ गया। तो सारा कर करा के कहाँ पहुँचे हम, यहाँ पर भी आपका RADR इन UK 12.8% आ रहा है इस मेथड से भी। तो ये मेथड थोड़ा इजी है क्योंकि यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट नहीं चाहिए, अदरवाइज पहले एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालना पड़ेगा IRPT से। यहाँ पे जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया है उस बेसिस पे ये फिगर डायरेक्टली आ गया। अभी एक मेथड 3 लिखना, ठीक है, मेथड 3 में हम क्या करेंगे, 2 स्टेप यूज करेंगे। एक स्टेप 1 रिस्क प्रीमियम, रिस्क प्रीमियम कैसे निकालेंगे, 1 प्लस रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन इंडिया अपॉन 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन इंडिया -1, तो 1.15 अपॉन 1.05 -1 उठाना, 1.15 डिवाइड बाई 1.05 इक्वल टू -1 इक्वल टू इंटू 100, तो ये कुछ आ रहा है 9.5238%। फिर लिखना स्टेप 2 रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इन UK, तो यहाँ पे मेरा फॉर्मूला होगा 1 प्लस रिस्क प्रीमियम इंटू 1 प्लस रिस्क फ्री रेट इन UK -1, तो ये हो गया 1.0952238 बराबर इंटू 1.03, और इसको हम माइनस करेंगे -1। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। उठाओ कैलकुलेटर, 1.0952238 इंटू 1.03 -1 इक्वल टू सरप्राइज 12.80% अगेन। मैथमेटिकली हम वही चीज घुमा फिरा के कर रहे हैं, तो मैथ्स में एक नियम है, सेम इनपुट सेम आउटपुट, घूम फिर के हम पहुंचेंगे वहीं, क्योंकि हमारा जो आउटपुट इनपुट है वो तीनों मेथड में सेम यूज हो रहा है। तो 12.80% हमारा फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट है। तो पहले अब क्या करेंगे, एनपीवी इन पाउंड निकालेंगे। फॉरेन करेंसी अप्रोच में एनपीवी इन फॉरेन करेंसी पहले निकालेंगे, बाद में स्पॉट रेट से कन्वर्ट करेंगे। लिखना स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन पाउंड। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन पाउंड, 4 कॉलम ड्रॉ करना, ईयर, कैश फ्लो इन पाउंड, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 12.8%, लास्ट कॉलम DCF, ईयर 012345। कैश फ्लो इन पाउंड लिखेंगे पहले 100 मिलियन पाउंड, 10, 20, 30, 40, 50,
कैलकुलेटर उठाएंगे, 1 डिवाइड बाई 1.128, 1 डिवाइड बाई 1.128 इक्वल टू, देखना 88565 आएगा यहाँ पे ईयर 1 में, जीरो का तो ऑलवेज 1 लिखना ही है, इक्वल टू प्रेस करना वापस 0.7859 इक्वल टू 0.6967 इक्वल टू 0.6177 इक्वल टू 0.5476। अभी अपने कैलकुलेटर की मेमोरी को पहले क्लियर कर दो, ओके। और इस कॉलम को कैलकुलेट करेंगे, ये 100 लिख दो पहले नेगेटिव, 10 इंटू 0.8865 इक्वल टू मेमोरी प्लस 8.865, 20 इंटू 0.7859 इक्वल टू मेमोरी प्लस इक्वल टू 15.718 मेमोरी प्लस, 30 इंटू 0.6967 इक्वल टू मेमोरी प्लस 20.901, 40 इंटू 0.6177 इक्वल टू मेमोरी प्लस 24.708 मेमोरी प्लस, 50 इंटू 0.5476 इक्वल टू मेमोरी प्लस 27.38। तो धीरे धीरे कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ गई हमारी। मेमोरी रिकॉल करो कैलकुलेटर की और -100 करना, तो आपको एक नंबर दिखेगा यहाँ पे 2.428, ये 2.428 है पाउंड मिलियन, मिलियन पाउंड लिख दो। तो यहां तक जो हमने कैलकुलेट किया ये फॉरेन करेंसी में पूरा कैलकुलेशन चल रहा था, डिस्काउंट रेट, कैश फ्लो, एनपीवी। अब एनपीवी आ गया फॉरेन करेंसी में, तो उसको हम क्या करेंगे, रुपीस में कन्वर्ट करेंगे। स्टेप 4 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन रुपीस। स्टेप 4 कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी इन रुपीस। तो यहां पर आप वो जो नेगेटिव आंसर आया अभी 2.428, उसको स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि एनपीवी इज एट प्रेजेंट वैल्यू, 0th ईयर वैल्यू। स्पॉट रेट से क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये भी 0 ईयर पे ये वैल्यू आ गई है, तो उसको हम आज के रेट से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा -182.1, ये फिगर आएगा रुपीस मिलियन। आप देखेंगे दोनों आंसर ऑलमोस्ट इक्वल है, फॉरेन करेंसी अप्रोच और होम करेंसी अप्रोच का आंसर ऑलमोस्ट इक्वल है। क्यों? बिकॉज मैथमेटिकली हमने सेम कैलकुलेशन किया। थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज बिकॉज ऑफ सेवरल राउंडिंग ऑफ इन्वॉल्व, राउंडिंग ऑफ इधर उधर बहुत हुआ है, उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंस भले हो सकता है मामूली सा, बट अदरवाइज बोथ आंसर्स आर सेम। तो यहाँ पर भी एक नोट लिखेंगे, एडवाइस लिखेंगे या नोट लिखेंगे, वही नोट कॉपी कर लो। द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड as the NPV is positive. The project should not be accepted as the NPV is positive. Sorry, negative, as the NPV is negative. The project should not be accepted as the NPV is negative. Negative NPV will reduce the wealth of the investors. Negative NPV will reduce the wealth of the investors. Negative NPV will reduce the wealth of the investors. अब मैं आपको बिल्कुल 2 सिमिलर क्वेश्चन होमवर्क देने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। आप जरा पढ़ लो क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3। सिर्फ हमने क्या किया है, फिगर्स चेंज किए हैं, प्रॉब्लम का फॉर्मेट सेम रखा है। तो प्लीज आप लोग को टाइम मिले तो बिल्कुल इसी तरह से ट्राई करना। लिख लिया होमवर्क, क्वेश्चन देखा आपने सेम है। अब एक और प्रैक्टिस करेंगे एग्जाम का, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 4 जो आपके एग्जाम में आ चुका है, 5 मार्क्स, नवंबर 2006।
वैसे तो इसको भी होमवर्क देने की मेरी बड़ी इच्छा है, लेकिन दूंगा नहीं। ABC Limited is considering a project in US which will involve an initial investment of US dollar 1 crore 10 lakh। ओके, तो ये एक इंडियन कंपनी है जो यूएस में इन्वेस्ट करना चाहती है 1 करोड़ 10 लाख डॉलर। प्रोजेक्ट विल हैव 5 years ऑफ लाइफ। करंट स्पॉट रेट इज 48 रुपीज पर डॉलर। रिस्क फ्री रेट इज 8% एंड द सेम इन इंडिया इज 12%। कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज। तो आपको कैश फ्लो इन यूएस डॉलर दिया हुआ है। आपकी बुक में ईयर सिर्फ सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया, 1 2 3 4 5, कुछ टाइपिंग एरर है, इसको 1 2 3 4 5 कर दीजिए। और ये कैश फ्लो है यूएस डॉलर में 20 लाख 25 लाख 30 लाख 40 लाख 50 लाख। क्वेश्चन कहता है कंप्यूट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है, यूजिंग फॉरेन करेंसी अप्रोच, और फिर दिया रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन दिस प्रोजेक्ट इज 14%। ये जो 14 है ये होम करेंसी अप्रोच का रिक्वायर्ड रिटर्न है। आप ऐसा आर्गुमेंट करेंगे कि ये तो दिया हुआ नहीं है कि कहाँ का है, तो अगर आप अज्यूम करेंगे कि ये फॉरेन कंट्री का ही है, तो फिर ये रिस्क फ्री रेट इन इंडिया, रिस्क फ्री रेट इन यूएसए, इसकी जरूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्टली 14% से डिस्काउंट कर देंगे। फिर तो 12th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हो गया, इज इट राइट? तो इसका मतलब है कि आप ये रिस्क फ्री रेट यूज करेंगे दोनों कंट्री का, ये इंडिया का रिक्वायर्ड रिटर्न यूज करेंगे और फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकालेंगे। क्योंकि यूएस का डिस्काउंट रिस्क फ्री रेट इंडिया से कम है, इसलिए यूएस डिस्काउंट रेट भी इंडिया डिस्काउंट रेट से कम होगा। तो पहले आपको एक डिस्काउंट रेट निकाल लेना है, ठीक है। एक बार डिस्काउंट रेट निकाल लिया, उसके बाद एज इट इज इसकी एनपीवी निकालना है, और एनपीवी निकालने के बाद उसको स्पॉट रेट 48 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एनपीवी इन होम करेंसी भी आ जाएगा। तो क्या किया जाए, पहले इस क्वेश्चन में जो मिसिंग फिगर है वो है फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। लिखेंगे स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। कैलकुलेशन ऑफ फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट। मेरे पास 3 मेथड है, लेकिन जो सबसे इजी मेथड है वो ये है तीनों में से, क्योंकि इसमें एक स्टेप में आंसर आएगा, और जो बाकी 2 मेथड उसमें 2 स्टेप लगेंगे, और इसको सॉल्व करना भी इजी है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये डिस्काउंट रेट इन यूएसए फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस आर डी अपॉन 1 प्लस आर एफ इक्वल टू 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन इंडिया अपॉन 1 प्लस डिस्काउंट रेट इन यूएसए। सो इक्वेशन में आपको लिख के दूंगा, आप सॉल्व करना। इंडिया में रिस्क फ्री रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखो 12%, और यूएस में दिया हुआ है 8%, इक्वल टू इंडिया में रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट दिया है 14%, और यूएस में 1 प्लस में इसको x लिखता हूं, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। सो सॉल्व करके बताएंगे, जैसा अभी मैंने किया था वैसा कर लीजिए। सॉल्व हो गया, चेक करना। 9.93%, 9.93%। इस मेथड का फायदा क्या है कि एक ही स्टेप में आंसर आ गया। बाकी जो 2 मेथड है फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकालने के लिए, वहां पे 2 स्टेप लगेंगे। आंसर मैंने आपको दिखाया फर्स्ट क्वेश्चन में सेम आने वाला है, तो अगर आपको किसी और मेथड से करना है तो कर सकते हैं। स्टेप 2 लिखना, कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी। कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी, फिगर्स इन मिलियन, फिगर्स इन मिलियन, जल्दी हो जाएगा। फिगर्स इन मिलियन, 4 कॉलम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट ईयर, सेकेंड कैश फ्लो इन $1 million,
हमें फॉरेन करेंसी अप्रोच यूज करना है, इसलिए पहले फॉरेन करेंसी कैश फ्लो को फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट से ही डिस्काउंट करेंगे। तीसरा कॉलम डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 9.93% और चौथा कॉलम DCF डिस्काउंटेड कैश फ्लो ब्रैकेट में $1,000,000 ब्रैकेट में $1,000,000। ये आपका क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूं आपके सामने 0 1 2 3 4 5 कैश फ्लो इन $1,000,000 आपको स्टार्टिंग में दिया हुआ है 1,10,00,000 जिसका इंटरप्रिटेशन है 11 मिलियन, 20 लाख 2 मिलियन, 25 लाख यानी 2.5 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन, 5 मिलियन। कुछ कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आ रहे हैं, क्या हम लैक्स में लिख सकते हैं? यस। क्या हम 1000 में लिख सकते हैं? यस। क्या हम पूरे 7-8 डिजिट लिख सकते हैं? यस। तो जिसको जैसा ठीक लगे करो और आगे बढ़ो, नो प्रॉब्लम। डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.0993 इक्वल टू 0.9097 इक्वल टू 0.8275 इक्वल टू 0.7528 इक्वल टू 0.6848 इक्वल टू 0.6629 आ गया। रुको, स्टॉप, वेट। अब आप एनपीवी निकालना है, पहले 11 लिख दीजिए नेगेटिव, कैलकुलेटर से ऑल क्लियर करो, ऑल क्लियर AC, और एमआरसी में चेक करो कि कुछ नंबर तो नहीं है। कुछ कुछ कैलकुलेटर इतने दुष्ट होते हैं, नालायक होते हैं कि ऑल क्लियर प्रेस करने के बाद भी एमआरसी में नंबर रह जाता है। चलो स्टार्ट। 2 इंटू 0.9097 इक्वल टू m प्लस 1.8194, 2.5 इंटू 0.8275 इक्वल टू m प्लस 2.0688, 3 into 0.7528 equal to m plus 2.2584, 4 into 0.6848 equal to m plus 2.7392, and 5 into 0.6229 equal to m plus 3.1145। मेमोरी रिकॉल करेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर का टोटल आ जाएगा, -11 करना, -11 इक्वल टू, तो ये एनपीवी आ गया। ये एनपीवी कौन सी करेंसी में है? डॉलर में। तो ब्रैकेट में डॉलर मिलियन, और इसको अभी आप कन्वर्ट कर दो होम करेंसी में बाय अप्लाइंग स्पॉट रेट। तो स्टेप 3 लिखना, रूपी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट। रूपी एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट विल बी डॉलर एनपीवी इंटू स्पॉट रेट। 48 दिया हुआ है स्टार्ट में, 48 रुपीज सेकेंड लाइन में, मल्टीप्लाई करना, यू विल गेट रुपीज 47.8704 मिलियन, रुपीज 47.8704 मिलियन। तो हम यहाँ पे एडवाइस क्या देंगे? एडवाइस अपने से लिखो, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, द प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, the project should be accepted because the NPV is positive. The project should be accepted because the NPV is positive. Positive NPV increases the wealth of the investors. Positive NPV increases the wealth of the investors. Right? तो इस क्वेश्चन को सिर्फ एक ही अप्रोच से पूछा था, होम करेंसी, फॉरेन करेंसी अप्रोच से, तो हमने कर दिया। अगर एक अच्छा इंटरेस्टेड स्टूडेंट होगा तो आप क्या करेंगे होमवर्क में, आप इस क्वेश्चन को होम करेंसी अप्रोच से ट्राई करना, अपने से ट्राई करना। अगर आपका एनपीवी मैच हो रहा है मतलब आप कैलकुलेशन समझ रहे हैं। और एक बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में है ये, जो फॉरेन करेंसी अप्रोच और होम करेंसी अप्रोच, जिसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, नाउ विल कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपकी आरटीपी में आया था, लिख दो सोर्स आरटीपी।
सोर्स वहां लिखा हुआ नहीं है, तो इसका सोर्स मैं आपको बता दूं, ये रिवीजन टेस्ट पेपर ऑफ आईसीआई से लिया गया है। क्वेश्चन 5 बहुत ही इजी है। AS Foundation USA is considering a new plant in the Netherlands. The plant will cost 26 million guilders. ये है नीदरलैंड की करेंसी जो पहले हुआ करती थी, गिल्डर। और होम करेंसी, होम कंट्री है यहाँ पे यूएसए, फॉरेन कंट्री है नीदरलैंड। फॉरेन करेंसी इन्वेस्टमेंट है 26 मिलियन गिल्डर। इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज आर एक्सपेक्टेड टू बी, इंक्रीमेंटल यानी हर साल इस प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लो जनरेट होगा वो होगा 3 मिलियन गिल्डर पर ईयर फॉर द फर्स्ट 3 ईयर। 1 से 3 कितना होगा? 3 मिलियन। 4 मिलियन गिल्डर द नेक्स्ट 3, 4 मिलियन गिल्डर द नेक्स्ट 3 का मतलब है 4, 5, 6, 4th, 5th एंड 6th ईयर मिलेगा 4। 5 मिलियन गिल्डर्स इन ईयर 7 through 9, 7, 8, 9 आपको मिलेगा हर साल 5 मिलियन। एंड 6 मिलियन गिल्डर्स इन ईयर 10 through 19। बाप रे। तो 1 से 3, 3, 4 से 6, 4, फिर 7 से 9, 5, और फिर सीधा 10 से 19, 19, 6। ये आपके अगले 1 से 19 साल का कैश फ्लो उन्होंने कैलकुलेट करके दे दिया। एक स्टेप आपका कम हो गया, कैश फ्लो इन फॉरेन करेंसी, वो स्टेप निकल गया। ओके। 19th ईयर के बाद क्या होगा? आफ्टर विच द प्रोजेक्ट विल टर्मिनेट विद 0 रेसिडुअल वैल्यू। प्रोजेक्ट खत्म, खेल खत्म। द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज, ये आपको स्पॉट रेट दिया हुआ है, स्पॉट रेट 1.90 गिल्डर पर डॉलर। 1.90 गिल्डर पर डॉलर आपका स्पॉट रेट है। द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द रिपैट्रिएटेड डॉलर इज 16%, और ये आपका डॉलर में रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 16%। होम करेंसी डिस्काउंट रेट दिया है अगर आपको यूएसए को होम कंट्री ट्रीट करते हैं तो। इफ द एक्सचेंज रेट, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सचेंज रेट स्टेज एट 1.90, मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल अजम्पशन है कि 1 से 19 साल तक आपका एक्सचेंज रेट चेंज ही नहीं होगा, ये 1.90 गिल्डर पर डॉलर ही रहेगा 19 साल तक। अब क्वेश्चन में दिया है तो इसको इस्तेमाल करो और सॉल्व करो, आगे बढ़ो, इससे मेरा काम और इजी हो गया। और दूसरा, इफ द गिल्डर एप्रिशिएट, यहाँ पर आपको गिल्डर का रेट चेंज होता हुआ दिखेगा। पहले 3 साल 1.84, 4, 5, 6 1.78, 7, 8, 9 1.72 एंड 10 से लेकर 19 तक 19 तक 1.65। तो यहाँ पर आपको थोड़ी मेहनत बढ़ जाएगी क्योंकि आपका रेट चेंज हो रहा है। व्हाट हैपेंस टू द एनपीवी? तो दोनों केस में आपको एनपीवी निकालना है और आपको एडवाइस लिखना है। अगर आपको लगता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज स्टेबल रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस है या नहीं, और अगर रेट चेंज हो रहा है तो फिर क्या प्रोजेक्ट का एक्सेप्टेंस होगा या नहीं। तो आप देख रहे हैं कि डिसीजन मेकिंग डिपेंड रेट ऑफ एक्सचेंज पे भी करता है, जो मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में कहा था। एक्सचेंज रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द डोमिनेंट फैक्टर अफेक्टिंग द डिसीजन। तो पहले आप लिखना केस 1, ऊपर हेडिंग लिखना नोटबुक में, केस 1 एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल। एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल, चेक करना, एक्सचेंज रेट रिमेन्स स्टेबल लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना है क्योंकि इस क्वेश्चन में फ्यूचर का एक्सचेंज रेट दिया हुआ है, एक्सचेंज रेट दिया हुआ, और इस क्वेश्चन को हम दोनों मेथड से सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे। फॉरेन करेंसी अप्रोच से हम सॉल्व भी नहीं कर सकेंगे क्योंकि फॉरेन करेंसी का ना तो उन्होंने रिस्क फ्री रेट दिया है, ओके, ना इन्फ्लेशन वगैरह कुछ दिया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व सिर्फ होम करेंसी अप्रोच से ही कर सकते हैं। तो आप चाहिए तो ब्रैकेट में लिख दो ऊपर हेडिंग में
होम करेंसी अप्रोच। फॉरेन करेंसी डिस्काउंट रेट निकालना इस क्वेश्चन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंफॉर्मेशन उतना है नहीं, और प्लस उन्होंने स्पॉट एक्सचेंज रेट फ्यूचर का खुद ही दे रखा है। लिखो कैलकुलेशन ऑफ एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट, फिगर्स इन मिलियन, फिगर्स इन मिलियन। 6 कॉलम ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट कॉलम ईयर, सेकेंड कॉलम कैश फ्लो इन गिल्डर, थर्ड कॉलम एक्सचेंज रेट, ब्रैकेट में लिखना गिल्डर पर डॉलर, एक्सचेंज रेट आपको दिया गया है गिल्डर पर डॉलर। फोर्थ कॉलम लिखना कैश फ्लो इन डॉलर, कैश फ्लो इन डॉलर। फिफ्थ कॉलम लिखना डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 16%, और लास्ट कॉलम लिखना डीसीएफ, डिस्काउंटेड कैश फ्लो, या फिर आप लिख सकते हैं प्रेजेंट वैल्यू पीवी, जो ठीक लगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को बता दूं कि आपको 0 से लेकर 1 से 19 लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से 3 का कैश फ्लो सेम है, 4 से 6 का कैश फ्लो सेम है, 7 से 9 का कैश फ्लो सेम है, 10 to 19 का कैश फ्लो सेम है। तो हम समय बचाने के लिए 0, 1-3, 4-6, 7-9, 10-19 लिखेंगे। ओके, पहले यहां तक लिख लो। यहां तक सबने लिख लिया। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कैश फ्लो कितना दिया हुआ है। ईयर 0 में आपका इन्वेस्टमेंट होगा 26, 1-3 3, 4-6 4, 7-9 5 एंड 10-19 6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। एक्सचेंज रेट पहले केस में, केस 1 में स्टेबल है, चेंज नहीं होगा। तो एक्सचेंज रेट आपको दिया हुआ है 1.90, और हमने ऊपर कॉलम में लिख दिया गिल्डर पर डॉलर, तो 1.90 ही कंटिन्यू करेगा पूरे 19 ईयर्स तक। हो गया यहां तक, तो क्वेश्चन में दिया हुआ था। अब हमें कैलकुलेट करना है। आपको दिया हुआ है एक्सचेंज रेट 1.90 गिल्डर is equal to $1. So 26 guilder will be how many dollar? तो मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, जो इच्छा हो करो और लिख दो वहां पे। इस कॉलम को अपने से कंप्लीट कर लो। हिंट मैंने आपको दे दिया है। आपका कैश फ्लो गिल्डर में है, रेट पर डॉलर है, तो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करके आंसर चेक करना। पहला आंसर आएगा 13.684 डॉलर आउटफ्लो ब्रैकेट में। नेक्स्ट 1.5789, चेक करते जाना। फोर डिवाइड बाई 1.9 2.1053, 5 डिवाइड बाई 1.9 2.6316, 6 डिवाइड बाई 1.9 3.1579। एक बार ये आपने सही निकाल लिया तो बाकी का कॉलम तो फिर एक छोटा सा सिंपल सा गणित है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे लिखेंगे 1 से 3 का, जिनको आता है लिखो, जिनको नहीं आता है फॉलो करो मुझे। 1 डिवाइड बाई 1.16 करना, 3 बार इक्वल टू, और जीटी प्रेस कर देना, तो आपको एक फैक्टर दिखेगा 2.2458। अब जिनकी कैलकुलेटर में जीटी नहीं है वैसे विद्यार्थी क्या करेंगे, 1 डिवाइड बाई 1.16 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस मेमोरी रिकॉल। तो आपको अब दिखेगा 2.2458 कैलकुलेटर पे। एक बार ऑल क्लियर कर दो, मेमोरी भी क्लियर कर दो। अब यहाँ पर स्टूडेंट गलती कर सकता है 4-6, मतलब मुझे 4th 5th और 6th ईयर के फैक्टर को ही सिर्फ ऐड करना है। तो 1 डिवाइड बाई 1.16 करो, पहले 3 बार इक्वल टू कर दो,
पहले 3 को हमने ऑलरेडी लिख दिया है, अगले 3 को हमें ऐड करना है, अगले 3 फैक्टर को। तो अब इक्वल टू एम प्लस करना, इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस इक्वल टू एम प्लस मेमोरी रिकॉल, तो ये आएगा 1.4388। ठीक है, एक बार फिर से ऑल क्लियर करो, मेमोरी में कुछ नहीं रखना है। अब हमें 7 से 9 को ऐड करना है, पहले 6 को ऐड नहीं करना है। 1 डिवाइड बाई 1.16 किया, 6 टाइम 6 बार इक्वल टू प्रेस करो, 6 बार इक्वल टू हो गया। अगले 3 बार इक्वल टू एम प्लस करना, मेमोरी रिकॉल करना, आपको दिखेगा 0.9218। ऑल क्लियर कर दो, मेमोरी क्लियर कर लो। अभी 10 to 19 ऐड करना है, तो 1 डिवाइड बाई 1.16, ऐसा पहले 9 बार इक्वल टू प्रेस करो। ठीक है, अगले 10 बार इक्वल टू और एम प्लस प्रेस करना है। और मेमोरी रिकॉल करना है, तो आपको 1.2709 दिखेगा। क्योंकि इसमें भी कई बार मैंने देखा है स्टूडेंट गलती कर जाते हैं। अब आपको एक बार कैलकुलेटर की ऑल क्लियर कर दो, मेमोरी क्लियर कर दो, क्योंकि हमें इन दोनों कॉलम को मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो पहला नंबर तो सेम 13.684 नेगेटिव। स्टार्ट करना कैलकुलेटर पे, ऑल क्लियर किया है आप लोगों ने। 1.5789 इंटू 2.2458, हाँ जी बोलो, इक्वल टू मेमोरी प्लस 3.545। 2.1053 इंटू 1.4388 इक्वल टू मेमोरी प्लस 3.029। 2.6316 इंटू 0.9218 इक्वल टू मेमोरी प्लस 2.426। एक और 3.1579 इंटू 1.2709 इक्वल टू मेमोरी प्लस इस 4.013। मेमोरी रिकॉल माइनस 13.684 इक्वल टू, तो एनपीवी आ रहा है, लिख दो एनपीवी 0.67 नेगेटिव, 0.67 नेगेटिव। तो ये हमारा एनपीवी अगर एक्सचेंज रेट स्टेबल रहता है। एक अपने से यहाँ पे एडवाइस लिख देना, द प्रोजेक्ट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड as the NPV is negative. The project should not be accepted as the NPV is negative. Negative NPV reduces the wealth of the investors. Negative NPV reduces the wealth of the investors. अभी लिखना केस 2। केस 2, calculation of NPV when Gilder appreciates. Calculation of NPV when Gilder appreciates. सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना, एक बार फिर से सेम फॉर्मेट ड्रॉ करना, यहां तक फॉर्मेट सेम रहेगा, पहले 2 कॉलम भी सेम रहेंगे। स्टार्ट फॉर्मेट ड्रॉ करना तो है ही, क्योंकि आरटीपी का क्वेश्चन है, कभी भी टपक सकता है एग्जाम में। चलिए ईयर लिख लेना वापस सेम, कैश फ्लो इन गिल्डर वापस लिख लेना सेम फिगर। तो चेंज क्या होगा, अभी चेंज होगा ये एक्सचेंज रेट। अभी है 1.9, प्रॉब्लम में दिया है कि अगर गिल्डर एप्रिशिएट होगा तो 1-3 ये हो जाएगा 1.84। क्वेश्चन में पॉइंट बी देखना, पॉइंट बी लास्ट की 2 लाइनें। उसके बाद दिया है 4 to 6 में हो जाएगा 1.78, 7 to 9 में हो जाएगा 1.72 और बाद के 10 साल 1.65।
तो ये चेंज हो गया, इसकी वजह से ये डॉलर भी चेंज होगा। पहला फिगर सेम 13.684 नेगेटिव, उठाओ कैलकुलेटर, 3 डिवाइड बाई 1.84 1.6309, 4 डिवाइड बाई 1.78 इक्वल टू 2.2472, 5 डिवाइड बाई 1.72 इक्वल टू 2.9069, 6 डिवाइड बाई 1.65 3.6364। यहां तक हो गया। अब एक अच्छी न्यूज सुनाऊं, ये डिस्काउंटिंग फैक्टर वापस से कैलकुलेट नहीं करना है। केस 1 पे जाओ, वहां से फैक्टर उठाओ और यहां पेस्ट करो सेम फैक्टर, वापस मेहनत नहीं करनी है। स्मार्ट वर्क इज इंपॉर्टेंट। ये आपने फैक्टर कॉपी कर लिया, उसके बाद लास्ट कॉलम पहला नंबर नेगेटिव सेम लिखो 13.684, कैलकुलेटर को करो ऑल क्लियर, मेमोरी क्लियर, स्टार्ट। मेरे साथ साथ करना, जल्दी होगा। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को आपको 5-6 मिनट में करना चाहिए, बहुत इजी है। और जो समय बचेगा आगे के किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे। 1.6304 इंटू 2.2458, तो ये आ रहा है 3.662। 2.2472 इंटू 1.4388, ये आ रहा है 3.233। 2.9069 इंटू 0.9218 is equal to 2.679। 3.6364 into 1.2709 is equal to 4.622। सबको आपने मेमोरी में ऐड किया होगा। मेमोरी रिकॉल करना, ये नेगेटिव नंबर माइनस करना, -13.684। चेक द टोटल, it comes to NPV equal to 0.512। Everybody will check the answer, 0.512 पॉजिटिव। आप देख रहे हैं हमने स्टार्ट में क्या डिस्कस किया था, वन ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग योर डिसीजन इज एक्सचेंज रेट। तो अब आपने, अगर आपको लगता है कि गिल्डर एप्रिशिएट होगा तो फिर आपको ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि गिल्डर कांस्टेंट रहेगा या गिल्डर डेप्रिशिएट होगा तो फिर आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर आपका डिसीजन लिखना नीचे, डिसीजन एज द एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड, द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। एज द एनपीवी इज पॉजिटिव द प्रोजेक्ट शुड बी सिलेक्टेड। Positive NPV increases the wealth of the shareholders. Positive NPV increases the wealth of the shareholders. Positive NPV increases the wealth of the shareholders. So this answer is over. Now we'll take a break.